हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स 12th क्लास के फिजिक्स के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड है 312। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80 मार्क्स का एग्जाम होगा बेटा, और एग्जाम के लिए टाइमिंग मिलेगी आपको 3 आवर्स, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल था। जो बच्चे स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 यानी कि फ्रेश एडमिशन बच्चे थे, जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किए थे, उनको इस पेपर में पास होने के लिए मिनिमम 21-22 मार्क्स चाहिए होंगे। बट जो बच्चे स्ट्रीम 2 के यानी कि सीबीएसई या किसी बोर्ड से फेल होकर बच्चे आए हैं, उन बच्चों के लिए इस पेपर में पास होने के लिए 26 से 27 मार्क्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी डिस्कस अबाउट दिस पेपर एंड द पैटर्न। आपको पता है इसमें लिखा हुआ है हमारे पास पेपर 2 सेक्शंस में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए रहेगा पूरा ऑब्जेक्टिव एंड सेक्शन बी रहेगा आपका सब्जेक्टिव। हम सेक्शन ए से डिस्कस करते हुए चलेंगे। सेक्शन ए का जैसे कि ऑब्जेक्टिव पार्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एज वी मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज। अगर हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करते हैं तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा चार्ज का, ड्यू टू द चार्ज। चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होगा बेटा, और वो भी नॉन लीनियरली। कैसा? नॉन लीनियरली डिक्रीमेंट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन दिया गया बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल गेट। तो गेट के बारे में जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, है ना। तो बेसिकली नैंड गेट जो होता है उसे हम जनरली यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, नैंड गेट। तीसरा क्वेश्चन दिया गया बेटा, ए सॉलिड सिलेंडर, अ सॉलिड सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम बी। एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक दिया गया है जिसका वॉल्यूम है बी, ठीक है, एंड डेंसिटी दी गई रो, फ्लोट विद हाफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड इन वाटर। उसका आधा हिस्सा पानी में डिप कर गया। इन अदर लिक्विड इट्स फ्लोट विद 1/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड। अगर किसी और लिक्विड में डालते हैं तो 1/5 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है वो आउटसाइड रहता है। तो हमें ये बताना है, इसमें लिखा भी इसीलिए कि ताकि आप इजीली समझ लो कि 4/5 पार्ट यानी कि 4 हिस्सा जो है 5 हिस्से में से वो पानी में डिप कर जाता है, यदि हम लिक्विड में डिप कर जाता है, यदि हम वाटर के अलावा किसी और जगह में डिप करते हैं। पानी में कितना डिप करता है? 50%, यानी कि हाफ। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज, तो रिलेटिव डेंसिटी हमें निकालनी है बेटा। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप निकाल पाओगे। रिलेटिव डेंसिटी के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन आंसर निकलेगा 5/8। क्या ऑप्शन आएगा? सी। ठीक है बेटा, देखो इसमें हमने इसीलिए ब्रीफली डिसाइड वो भी कर दिया, डिस्क्राइब की वर्क जो होता है, वर्क ऑब्जेक्ट डेंसिटी ये दी गई हमें, इसका फार्मूला दिया गया वाटर इनटू इमर्ज फ्रिक्शन, से आप चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर y x, t। किस किस पोजीशन पे? x और t पे। a sin kx माइनस ओमेगा टी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है तो बेटा क्या हो जाएगी? a ओमेगा टी, क्योंकि x पे दिया गया है तो ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? a ओमेगा टी। टी भी हमें वैल्यू दी गई तो a ओमेगा बचेगा। ऑप्शन इज सी करेक्ट। कोलम फोर्स बिटवीन q1 एंड q2 एंड डिस्टेंस r। हमें फॉर्मूला पता होगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बेसिकली हमें पता है। अभी हम प्रोपोर्शनलिटी की तरफ भी जाएंगे। हमें दिया गया है ये Q1 Q2 दी गई, डिस्टेंस R दी गई, तो बेसिकली ये हो गया इफ ईच चार्ज इज हाफ एंड सेपरेशन इज हाफ। अगर उसका सेपरेशन को भी हाफ कर देते हैं और चार्ज को भी हाफ कर दे, यानी कि हमें इसको क्या करते हैं? Q1/2 इंटू Q2/2, यानी चार्ज को हमने हाफ कर दिया और साथ में उसके सेपरेशन को भी हाफ कर दिया। ठीक है, तो हमारा फोर्स क्या निकल के आएगा? तो ऊपर बेटा क्या हो जाएगा? Q1 Q2/4, और नीचे क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर/4, और 4 से 4 कट जाएंगे तो दैट मींस देयर इज नो चेंज। फार्मूला क्या रहेगा? सेम टू सेम, कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? F। फोर्स क्या रहेगा? फोर्स ही रहेगा, F बराबर F ही निकला, देयर इज अनचेंज्ड। कैसा रहेगा बेटा? अनचेंज्ड। ठीक है, कोई इश्यू? ये सबसे आसान क्वेश्चन था, यानी कि 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें एमएलटी बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एमएलटी जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, एमएलटी T-3 A-1, यानी कि मास और लेंथ ऊपर रहेगा, और फिजिकली इस तरीके से लिखते हैं हम ml/t³ और a, इस तरीके से फार्मूला रहेगा ये। तो इसको अगर हम एमएलटी की फॉर्म में लिखेंगे तो m1, यानी कि 1 तो हम लिखते नहीं, m1L1 T-3 A-1, ये इस तरीके से रहेगा। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट है, तो हमने सी ऑप्शन पे इसको टिक लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7,
कैपेसिटर चार्ज, बैटरी डिस्कनेक्टेड, प्लेट सेपरेशन इंक्रीज्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस विल। क्या होगा बेटा, अगर हम बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें, एक कैपेसिटर हमने लिया है, उस कैपेसिटर को क्या है, चार्ज है कंप्लीटली, उसमें यानी कि चार्ज स्टोर है, और हमने क्या किया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और उसके प्लेट सेपरेशन को बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्लेट के बीच की जो एक कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स रहती हैं उनके सेपरेशन को रेज कर रहे हैं, तो क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज। ठीक है, करेक्ट। Which does not affect capacitance, कैपेसिटेंस को कौन अफेक्ट नहीं डालेगा? चार्ज ऑन द प्लेट, जो प्लेट के ऊपर चार्ज अवेलेबल है वो इफेक्ट नहीं डालेगा। अदरवाइज अगर हम कैपेसिटेंस का एरिया बदलेंगे तो इफेक्ट आएगा, डिस्टेंस अभी हमने इससे ऊपर ही क्वेश्चन देख लिया है तो इफेक्ट आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज करेंगे तो इफेक्ट आएगा, बस केवल चार्ज अगर हम प्लेट का है उसको चेंज करेंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। डिवाइस फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर किसी प्राइमरी सेल का हमें कैलकुलेट करना है तो हम किससे करते हैं बेटा, वो हमारा ईएमएफ को क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर। स्टार्टिंग में किससे करते हैं, पोटेंशियोमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एन इक्वल रेजिस्टेंस, एन नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस है, एक सीरीज में हमने जोड़ दिए एन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी रेजिस्टेंस एंड इन पैरेलल, पैरेलल में हमने जोड़े और सीरीज में जोड़े। तो पैरेलल में तो हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/r वाला, ये तो पैरेलल का रहेगा, और सीरीज का r, तो ये n नंबर्स हो गए तो ये nr हो गया, और 1/r को अगर लेंगे तो इसके नीचे यहाँ पे n नंबर आ जाएंगे और ऊपर, तो इस तरीके से फार्मूले का आंसर क्या आएगा, n स्क्वायर अपॉन, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 1/n, ये टोटल n नंबर्स हो गए, तो इनको जब रेशियो निकालोगे तो nr और nr क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, और r से r कट जाएगा, क्या होगा, r से r कट के हमारे पास क्या बचेगा रेशियो, 1:n स्क्वायर। अब हमें पूछा क्या है कि rs, क्या पूछा गया बेटा, rs अपॉन rp, तो n स्क्वायर रेशियो 1। ठीक है, अगर rp अपॉन rs पूछा जाता तो 1:n स्क्वायर हो जाता। करेक्ट है बेटा। कलर नियरेस्ट टू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, अगर ऑप्टिकल सेंटर के नियरेस्ट कलर इन अ कलर्ड इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बनाएगा, कौन से कलर होगा बेटा, सबसे शॉर्टर फोकल लेंथ किसकी होती है, वायलेट कलर की, विब्योर वाले तरीके से आपको पता होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वायलेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिकल प्रिज्म डिफरेंट क्लास ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय, डिफरेंट ग्लास के साथ सबसे ज्यादा ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम कौन सा बनाएगा, स्पेक्ट्रम वही वायलेट वाला यानी 7 कलर्स का, तो सबसे ज्यादा प्रिज्म के साथ आइडेंटिकल प्रिज्म किसके साथ बनाएगा, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, कौन सा, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्वालिटी डज नॉट चेंज व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो नहीं बदलेगी यदि हम किसी भी लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। तो हमें ये तो पता है, हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन में ही, सामान्य तौर पे उससे ही पता चल जाता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो डायरेक्शन तो बदली जाती है। ठीक है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी भी चेंज होती है, तभी हमें इमेज कम दिखती है। ठीक है, जो उसकी स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली चेंज क्या नहीं होगा, वो होगा फ्रीक्वेंसी। तो आंसर सी इज करेक्ट। When collimated light hits polarizing medium to add polarizing angle, polarizing angle पे hit कर रहा है, angle between reflected and refracted rays, reflected और reflected rays के बीच में angle कितना बनेगा, that is a 90 degree angle बेटा, कितना angle रहेगा, 90 degree। Boat rocked by waves with crest, अब हमारे पास crest की बात आ गई है, 100 meter apart and velocity 25 meter per second, बोट बाउंस एवरी, कितनी देर में बोट बाउंस करेगी, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे T इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, तो ये हमारे पास रहेगा 100/25, दैट मींस द 4 सेकेंड्स, यानी कि प्रति 4 सेकेंड में बाउंस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कोहेरेंट वेव्स इंटेंसिटीज कितनी दी गई है, रेशियो दिया गया बेटा, रेशियो वाला फार्मूला आई रेशियो निकालना, आई मैक्स माइनस आई मैक्स अपॉन आई मिन वाला, ठीक है ना, तो हमें कितना दिया गया 9:1, ठीक है, और आई मैक्स आई मिन निकालना है, तो मैक्सिमम कैसे निकालोगे, हमें कितना दिया गया, इसका हो गया रूट निकालोगे तो 3:1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है अंडर रूट में है, अंडर रूट में रहेगा तो ये 9/1 है अंडर रूट में, तो ये कितना हो गया 3/1 हो गया, तो यानी कि 3:1 मैक्सिमम में कितना होगा 3 + 1 का स्क्वायर,
तो 3 + 1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, और मिनिमम में कितना हो जाएगा 3 - 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 16/4 आई मैक्स अपॉन आई मिन, तो 16/4 का मतलब 4/1, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4/1। ठीक है, मैक्स में हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं और मिन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हमें क्या है, हमें ये पता है कि अंडर रूट आई मैक्स होता है, तो वो सॉरी अंडर रूट आई रेशियो होता है, तो उससे हम इसका फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे। वर्क इक्वल टू W इज इक्वल टू कितना रहेगा, W इज इक्वल टू रूट आई। ठीक है, आई की वैल्यू हमें दी गई है, इंटेंसिटी कितनी दी गई 9/1, तो अंडर रूट से पहले हम उसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, देन आफ्टर उसको आई मैक्स और आई मिन निकाल के सॉल्व कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन 20 से लेके 28 तक ऑब्जेक्टिव है 2 पार्ट्स में। ठीक है, पैसेज अबाउट फर्स्ट लॉ फॉलोइंग टू फॉरवर्ड 100% कन्वर्जन, विच लॉ फॉरवर्ड कन्वर्जन ऑफ 100% हीट इनटू वर्क, कौन सा लॉ ने ऐसा हमें बताया, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है बेटा। तो सेकंड लॉ हमें कह रहा था कि हीट जो है वो हम वर्क में 100% कन्वर्ट कर सकते हैं। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा। फॉर्म ऑफ एनर्जी मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद हीट, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हीट के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट करती है, तो सिंपल सी बात है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, और बाकी नहीं करती। जनरली कौन सी करती है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जैसे ही हम मूवमेंट करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, देखा भी होगा, हम अगर जिम करने जाए कुछ भी करने जाए तो जनरली बॉडी क्या करती है, हीट करना शुरू कर देती है। तो सबसे ज्यादा रिलेटेड कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम ब्रैकेट्स अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रे, हीट वेव्स, रेडियो वेव। इन चार में से हमें दो ऑप्शंस करेक्ट है वो भरने हैं। रेडिएशन विद वेवलेंथ शॉर्टर देन एक्सरे, एक्सरे से छोटी बेटा रेज किसकी होती है, तो गामा रेज की होती है, तो आंसर इसका गामा रेज हो जाएगा। इंफ्रारेड रेज इज आल्सो कॉल्ड एज हीट वेव्स, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस हमें यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें से न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल्स, न्यूट्रॉन एनर्जी फॉर द U-235 फिजन, फिजन और फ्यूजन आपको पता होगा, फिजन में ब्रेक डाउन होता है। बेस्ट प्रोजेक्टाइल टू ट्रिगर न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बेटा न्यूट्रॉन का 1 0 वाला ही होता है ट्रिगर के लिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 1 0, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 1 है। ठीक है, लेस देन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लेस देन 0.1 eV, ग्रेटर देन 0.1 eV, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। न्यूट्रॉन्स एनर्जी काउजिंग फिजन चेन 23592, यूरेनियम के बारे में बताना है, तो यूरेनियम की कितनी रहेगी, ये हमें पता है 0.1 eV से कम रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शंस ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स, यानी कि एक नोड रहता है एक एंटी नोड्स, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, तो दैट इज अ वेवलेंथ अपॉन 2, जितनी वेवलेंथ होगी उससे डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आंसर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, सोनार यूज एज अ साउंड वेव, सोनार को कैसे यूज करते हैं, साउंड वेव की तरह। ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत बेटा। नेक्स्ट मैचिंग देखेंगे, मैचिंग में हम लोगों ने इसमें मेंशन किया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि सीरीज कनेक्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि पैरेलल कनेक्शन होता है। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशंस डिवाइस शो करता है, अनबैलेंस व्हीट स्टोन अनबैलेंस डिवाइस करेक्ट करता है। ठीक है, हमने इसमें ऑप्शन ए और बी दिखा दिए आपको। फिर इन द ब्लैंक्स एसी सर्किट यानी कि अल्टरनेट करंट के सर्किट के बारे में पूछा गया। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, बिल्कुल क्लियर है। इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट एवरेज पावर डिसिपेटेड 0, कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, मैच फिनोमेना को मैच करना। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो दैट इज अ डिस्पर्सन, सबको पता है, पढ़ा होगा जिसने। ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सबको पता होगा। ये बड़े आसान से क्वेश्चन है बेटा, और बहुत ही सिंपल पेपर मेरे को तो देखने में लग रहा है। इस तरीके का पेपर अगर आपका आता है तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे से कर सकते हो। सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस सेंट्रल मैक्सिमम ट्वाइस विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा, क्या होगा बेटा, ये तो फॉल्स होगा। हाइजेंस वेव थ्योरी, हाइजेंस की वेव थ्योरी एक्सप्लेन करती है ऑप्टिकल फिनोमेना इन टर्म ऑफ वेव फ्रंट, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। मैच कॉलम्स फर्स्ट विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सेकंड, फर्स्ट को सेकंड के साथ करेक्ट हमें करना है। बाल्मर सीरीज ट्रांजिशन टू n इक्वल टू G2 नहीं, n इक्वल टू 3 होता है।
ठीक है, तो बाल्मर सीरीज यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, और इसका पास्टन वाली जो सीरीज थी ये 2 तक जाती थी, तो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ट्रू और फॉल्स बताने हमें, ट्रू और फॉल्स बताएंगे। डिके रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं गलत, फॉल्स हो गया ये बेटा। डिके रेट जब इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो डिके रेट इंक्रीज होगा। यूजुअली यूजिंग आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटीज थियोरेटिकली viable to convert iron into gold, that is a true। ये आंसर कैसा होगा, ट्रू। मैचिंग है बेटा, ये मैचिंग देखो हमने इसमें मेंशन वैसे कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, वो कौन से वाले क्वेश्चन से, ये बेटा एक बार पढ़ लेना, यंग डबल स्लाइड मॉड्यूल जरूर पढ़ लेना, सिंगल स्लाइड या डबल स्लाइड में से एक में पेपर में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको अभी टाइम है वैसे तो पढ़ लेना, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। एक आप कार्नोट साइकिल भी पढ़ लेना याद से, कार्नोट साइकिल हीट एफिशिएंसी का एक क्वेश्चन ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। इफ स्लाइड सेपरेशन इज ट्रिपल, देखिए क्वेश्चन उसी से दिया गया है, अगर स्लाइड का सेपरेशन हम 3 गुना कर देते हैं तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ 3 गुना घट जाएगी, यानी कि 1/3 टाइम्स ऑफ इनिशियली। देखिए जितनी इनिशियली होगी उसकी 1/3 हो जाएगी, जितना हम स्लाइड का सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे उतना ही वो कम होती जाएगी। नंबर ऑफ फ्रिंज सीन्स स्केल इनवर्स विद द वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉन, 99 फ्रिंज कितनी दी गई है, 99 फॉर द 55 एंगस्ट्रॉन के लिए कितनी दी गई है, हमें निकालनी है। 6000 के लिए दी गई है, 55 के लिए निकालनी है, तो 6000 अपॉन 5500 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 108 फ्रिंजेस निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है बेटा। सेक्शन बी को हम देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम आपको बताते चलेंगे। अगर नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे तो जनरली हम ओवरव्यू आपको देते चलेंगे। मेंशन एनी टू मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, कोई भी सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन को घटाने के लिए कोई 2 मेथड बताओ। एक इसमें लिखा है ग्रीसिंग, जिसे मोबिलाइजेशन भी कह सकते हैं, जैसे मोबियल वगैरह हम यूज करते हैं। दूसरा रोलिंग एलिमेंट्स को यूज कर लो, तो उससे भी हो सकता है। ये 2 एग्जांपल्स हमने इसमें मेंशन किए, आप और भी कई सारे कर सकते हैं, ठीक है। आप दे भी सकते हो, जैसे बाइक में हम मोबियल का यूज इसीलिए करते हैं कि ताकि बाइक के जितने भी इक्विपमेंट रोटेट करते हैं या 4 व्हीलर के, उसमें फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए, ठीक है। नेम अ डायोड व्हिच इज यूज्ड इन रिवर्स बायस, इसमें बेटा जेनर डायोड के बारे में लिखना है, ठीक है। फोटो डायोड के बारे में भी लिख सकते हो, दोनों ही रिवर्स बायस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपने डायोड के बारे में पढ़ा होगा तो लिख पाओगे। Identify action reaction force on a book lying on a table and explain how they develop। लो ये आ गया आपका बेटा एक्शन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, न्यूटन का लॉ। तो इसको तो आज इजीली आप डिसाइड कर सकते हो, डिफाइन भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया फॉर थ्रोन बॉल रिटर्निंग विद द सेम स्पीड, अगर कोई बॉल हमने फेंकी है तो सेम स्पीड के साथ वापस आ रही है तो वो मोमेंटम वाला हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर का बेटा फार्मूला लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ये हमें बेसिक बताना है। टर्मिनल वेलोसिटी बेटा, ये इसको दोबारा से देख लेना, हमने अपने बच्चों को बताया था टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है बेटा, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला याद कर लेना, रट्टा मार लेना। नेम द 4 स्ट्रोक्स ऑफ कार्नोट साइकिल, आगे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कार्नोट साइकिल के 4 स्ट्रोक्स, जो हम ग्राफ बनाते हैं ना कार्नोट साइकिल का बेटा, इस तरीके से जो ग्राफ बनता है हमारा कार्नोट साइकिल का, ये तो इसमें ये जो 4 पॉइंट रहते हैं तो हमें 4 स्ट्रोक्स के पॉइंट बनाने हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये 4 पॉइंट होते हैं। ये चारों पॉइंट हमें डिस्क्राइब करने हैं, किस पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, किस पे चेंज होता है, बस ये हमें लिख के उसका वो ग्राफ बना देना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये मैक्सिमम मार्क्स इसका क्वेश्चन का कितना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ग्राफ बना के 4 पॉइंट लिख दोगे, आंसर्स पूरे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सिंबल ऑफ ट्रुथ टेबल नॉट गेट, तो नॉट गेट की तो आपको पता ही है कि सिंगल इनपुट होता है सिंगल आउटपुट, और जस्ट अपोजिट कर देता है, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। 2 नंबर में हमें ये दिखा देना है। और अगर थोड़ा सा हमें अपने आप को अच्छा बताना है कि हमने पढ़ाई कर रखी है, तो हम नॉट गेट का सिंबल भी बना देंगे, इस तरीके से बेटा नॉट गेट का सिंबल होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंप्रेसिव सा लगेगा, इसको सिंबल बना देंगे, इस साइड हम ए लिख देंगे यानी कि दैट इज अ इनपुट, और इधर हम लिख देंगे आउटपुट ओ बना के, तो हमें भी पता चल जाएगा कि इनपुट पार्ट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शंस निकालना है हमें, फ्रिक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन आया, मैंने आपको बताया था
अब आप लोगों को बता देता हूँ, ऑफलाइन क्लास में बताया था रोलिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड जो हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं और 2-3 क्वेश्चन हमारी बुक में दिए गए, उनको जरूर देख लेना, उनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे म्यू एस वाला फार्मूला लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन का देखिए इन्होंने लगाया क्योंकि लिमिटेड फ्रिक्शन पूछा गया है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का नहीं लगेगा। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोटोन फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है, मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी v दी गई है, उसका मोमेंटम बताना है, तो h v अपॉन c, ये फार्मूला प्लैंक कांस्टेंट h होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ये आप कर सकते हो। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई शोइंग स्टेप बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बारे में आपको पता होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है बेटा, वोल्टेज को डाउन करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को अप करता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में हमें लिखना, उसका एक हमें फिगर भी बनाना है, तो एक साइड हम नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो ज्यादा रखेंगे, एक साइड नंबर ऑफ डाउन कम रखेंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ राउंड्स जो ज्यादा है उस साइड से हम सप्लाई दे रहे हैं, तो इधर नंबर ऑफ राउंड्स कम होने की वजह से सप्लाई कम आ रही है। ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर है, उसमें से आप देख लेना। रमन स्पेक्ट्रम के बारे में बताना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में रमन स्ट्रोक लाइंस जो होती है, एंट्री स्ट्रोक लाइंस, इसको आप डिस्कस कर लोगे और लिख सकते हो। द पार्टिकल, दो मासेस दिए गए, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशियो बताना है, तो लीनियर मोमेंटम p1 अपॉन p2, तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के मासेस क्या है, अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। वेलोसिटी में क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन होगा, तो 1 अपॉन होने की वजह से m2 अपॉन m1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ सर्किट टू प्लॉट डायोड IV कैरेक्टरिस्टिक, डायोड की करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज। तो ये बेटा इस चैप्टर में से, ये सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें से हमें वो भी पढ़ लेना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना, एनपीएन पीएनपी और फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज। अभी इसमें फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज दिया गया, उसमें हो सकता है आपको वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बर्नौली प्रिंसिपल रट्टा मार लो, बर्नौली प्रिंसिपल्स का आपको इस बार 200% क्वेश्चन फिर से मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है बर्नौली प्रिंसिपल का, वाटर थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप नॉन यूनिफॉर्म, लोकेशन हमें दे दी गई है, V1 दिया गया, P1 दिया गया, P2 निकालना है, तो P2 वाला फार्मूला पता है ना, P1 प्लस रो GH अपॉन, तो ना रो है, इसमें कौन सा लगेगा, हाफ MB स्क्वायर, यानी कि हाफ रो B स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो, क्योंकि यहाँ पे जी का कोई काम है नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है, अगर वर्टिकल होता तो रो GH वाला आ जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैपिलरी रेज एक्शन दिया गया, कैपिलरी एक्शंस आपने पढ़ाई होगा। डिफाइन वर्क एनर्जी एंड पावर, लो कितना आसान, कितने नंबर में क्वेश्चन दिया, 5 नंबर में। हमें वर्क एनर्जी और पावर को ही डिफाइन करना है केवल, सिंपली वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है। इसमें बेटा तीनों के SI यूनिट लिख दोगे तुम्हारी इज्जत बन जाएगी। अच्छा पूछा भी है, गिव SI यूनिट्स, तो SI यूनिट तीनों की आपको पता ही होगी, 2 की तो जूल होती है, तीसरे की वॉट होती है, जूल पर सेकेंड, ठीक है ना, यानी पावर की जूल पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा, गिव 2 इवेंट इन विच फोर्स एक्ट एंड बॉडी मूव्स बट नो मैकेनिकल वर्क इज डन, ऐसे कोई इवेंट बताने हैं जिनमें की बॉडी तो मूव करती है लेकिन कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं होता है। तो पहला सेंट्रीपिटल फोर्स है, दूसरा हैवी बॉक्स स्टेशनरी, अगर कोई बॉक्स हमने रख रखा है और वो स्टेशनरी है, उस पर फोर्स लग रहा है लेकिन वो क्या है, रुका हुआ है, आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, तब तक नहीं होगा, वो इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। Why do two infinitely long parallel straight current carrying conductor, ठीक है, interact to 5 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दो वायर लिए हमने 5 मीटर लॉन्ग पैरेलल डिस्टेंस कितनी है 0.30 मीटर, कैरी करंट 10 एम्पियर एंड 15 एम्पियर, एक में कितना आ रहा है 10 एम्पियर, दूसरे में 15 एम्पियर, दो हमें करंट ले लिया हमने I1 और I2। इसमें हमें बेटा फोर्स वाला फार्मूला लगाना है, म्यू नॉट I1 अपॉन I2, सॉरी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ठीक है, 2 पाई R होता है, तो और अब R निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ अपॉन डायमीटर, तो उससे हमारा ये निकल आएगा। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, सीधा सही हमें फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है, ठीक है। ये फार्मूला रट्टा मार लो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में दोबारा पूछा जाता है तो कर लोगे इजिली, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा मेरे को, आई थिंक सो ये लास्ट क्वेश्चन था, पेपर बहुत ही सिंपल था बेटा लास्ट ईयर का। अगर इस तरीके से पेपर आता है और इस पेपर के पैटर्न को तुम समझ लेते हो तो होप सो तुम इस पेपर में 100% पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।